Hello students, I am your accountancy subject teacher. My name is उज्ज्वल चित्रांश. So students, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर से आया है, चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू द बुक डी के गोयल. So the definition of accounting principle is accounting principles are the rules and guidelines that companies must follow when reporting financial data. मीन्स हर एक कंपनी जो अपने फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल डाटा को जब भी रिप्रेजेंट करती है या रिपोर्ट करती है तो उन्हें इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी होता है. बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किए वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के डाटा को कंसिडर नहीं कर सकते हैं. द नेक्स्ट लाइन इज़ The Financial Accounting Standard Boards (FASB) issues a standardized set of accounting principles in the US referred to as Generally Accepted Accounting Principles, means GAAP. इसका सिंपल मीन इतना है सिर्फ कि जो हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, अपनी कंपनी में जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सो इन्हें हम जो भी प्रिंसिपल्स अपने अकाउंटिंग में अडॉप्ट करेंगे वो हमारे जनरली एक्सेप्टेड होंगे. वो हमेशा हमारे हर अकाउंटिंग में एक्सेप्ट किए जाते हैं. ये यूएस के अकॉर्डिंग है. अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. फर्स्ट इज़ assumptions, सेकंड इज़ कॉन्सेप्ट्स एंड द थर्ड लास्ट इज़ कन्वेंशंस. अब assumptions एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में हमारे कुछ सब टाइप्स भी आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम assumptions के टाइप्स देखें तो बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड एंड गोइंग कंसर्न. सेम एज इट इज़ हमारे कॉन्सेप्ट के टाइप में भी है ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन, हिस्टोरिकल, इसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट अलग है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, फिर कन्वेंशंस में फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी, फिर कंसिस्टेंसी एंड लास्ट इज कंजर्वेटिज्म. सो जैसा कि हमने कहा फर्स्ट हमारा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स. ये हमारे क्या होते हैं, बिजनेस एंटिटी होते हैं जो हमारे बिजनेस को रेगुलर कंटिन्यूअस रन करने में हेल्प करते हैं. तो ये सेपरेट फॉर्म में होते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स. जो बिजनेस का मेन मैनेजर होता है या ओनर होता है वो इन सारे टर्म्स को अपने बिजनेस एंटिटी में इन्वॉल्व करता है जो इन सभी से सेपरेट भी होता है. नेक्स्ट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. सो जैसा कि हमारा मनी मेजरमेंट नाम ही है, only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. मीन्स हमारे अकाउंटिंग में जो भी टर्म्स मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे सिर्फ वही यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, जो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर विच इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ईयर चलते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलते हैं. यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है. द नेक्स्ट टर्म इज लास्ट फ्रॉम assumptions, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ assumed दैट the business will continue to exist for a long period in the future. मीन्स जो भी हमारा बिजनेस है वो क्या हो, गोइंग कंसर्न मीन्स होता है रेगुलर हमारा चलते रहना और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहना. ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है. एक बार हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि हमने उसे वीकली या मंथली या ईयर के अंदर उसे क्लोज कर दिया. वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जो हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहता है. ये हमारा बिजनेस कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है. सो ये हमारे टोटल एजम्पशंस के कॉन्सेप्ट थे. अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं. The first is dual aspect concept, which is according to this concept every business transactions is recorded as having a dual aspect. In other words, every transactions affected at least 2 accounts, which is always known as, जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. यही हमारे 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं कि अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा हमारा क्रेडिट हमेशा होगा, जो कि हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. द नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू रियलाइजेशन. इन्हें हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज़ एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. रेवेन्यू इज़ अर्नड बाई सेल ऑफ गुड्स और बाई
प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज मीन्स जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई गुड्स को सेल करते हैं तो हमें जो पैसा रिसीव होता है वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। सो जो टोटल कॉस्ट हम रिसीव करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। एंड द रियलाइजेशन मीन्स इज़ द फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या है वो हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में आता है। द नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल, और इन्हें हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो हमारा जस्ट सेकंड लास्ट पॉइंट पे है। तो ये दोनों डेफिनेशन हम एक साथ क्लियर कर दे रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, विच इज़ डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज़ ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the price at which it was acquired. This cost become the basis of all subsequent accounting for the assets. Means जिस cost पर हम अपने book value में recording करते हैं या फिर जो cost हमारा किसी भी प्रोडक्ट के लिए फाइनलाइज होता है वो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा अभी कि ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, मीन्स जिस प्रोडक्ट को हमको जिस प्राइस पर चाहिए वो प्राइस जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के नेचर में आता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। The definition is which this concept is very important for correct determination of net profit. According to this concept, in determining the net profit from business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with revenue first, and revenues should be recognized, and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. मीन्स यहाँ पर हम रेवेन्यू को वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए हम जो करते हैं वो हमारे लिए होते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स के मैच करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आ जाता है पूरी तरह से। द लास्ट इज ऑब्जेक्ट एविडेंस, इन्हें हम ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बियस of either management or the accountants who prepared the accounts. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and vouchers such as memos, invoice, sales bills, pay-in slip, correspondence agreements, etc. जैसे कि यहाँ पे कहते हैं ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में हम सारी चीज़ों का एक सेपरेट रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया मेमो, इनवॉइस, सेल बिल, पे इन स्लिप, ये सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग अच्छे से करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट एविडेंस कॉन्सेप्ट में, जो कि एविडेंस वर्ड है। तो एविडेंस के तौर पे हम जैसे कि हमने अगर पूछा जाए कि कितना हमने सेलिंग किया तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे सेल इनवॉइस में होगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आती हैं। The last term is conventions. The first is full disclosure. So full disclosure means कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे डाटा को डिस्क्लोज करती है वो हमारे फुल डिस्क्लोजर के कॉन्सेप्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कन्वेंशंस रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी completely disclosed. In other words, we can say that there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statement such as proprietors, presents and पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। मीन्स हम अपने जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन जो अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सो वो हम डिस्क्लोज़ करते हैं अपना, कि मीन्स सभी को बताते हैं कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जो भी डाटा हम अपनी डिस्क्लोज़ करते हैं वो फुल डिस्क्लोज़र के कॉन्सेप्ट में आते हैं। एंड जस्ट अपोजिट हमारा सेकंड वाला टर्म है जो कि है मैटेरियलिटी। यहाँ पे हम जो भी डाटा अपने डिस्क्लोज नहीं करते हैं वो हमारा मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। जैसे कि दिस कन्वेंशन इज़ एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक्सेप्शन मीन्स कि जो चीज़ें हमने डिस्क्लोज करा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए वो फुल डिस्क्लोजर के कन्वेंशन है, और जो चीज़ें हमने डिस्क्लोज नहीं किया है वो हमारे लिए मैटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट में है। द नेक्स्ट टर्म इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कि रेगुलरली हमें यूज़ करना है। अगर अपने हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ कर रहे हैं वो हमें अपने अकाउंटिंग को रेगुलरली कंसिस्टेंसी बेस पे उसे कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी चीज़ की मेंटेनिंग किया है तो हम ये कहेंगे कि उसे हमें रेगुलर मेंटेन करना है। जैसे कि कोई बच्चा अगर 2 घंटे रोज़ पढ़ रहा है तो हम कहेंगे ये कंसिस्टेंसी हमेशा फॉलो करना, मीन्स रेगुलर 2 घंटे पढ़ना। ऐसा नहीं कि पहले 1 घंटे फिर आधे घंटे फिर 3 घंटे। तो जो टाइम हम डिसाइड करेंगे, जो भी चीज़ जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है तो उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये रेगुलरली चलता रहे। द लास्ट इज कंजर्वेटिज्म। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. इन सिंपली वी कैन से दैट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट्स की रिकॉर्डिंग होती है वो फर्म जो है वो इग्नोर करती है, एंड जो लॉसेस की जो मेन ट्रीटमेंट होते हैं उस पर कंपनी या फर्म ज़्यादा फोकस करती है कि अगर फर्म को लॉस हो गया है तो उस लॉस को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कवर किया जाए, तो उसके लिए फर्म क्या करती है, प्रोविज़न करती है। सो मेन यहाँ पर जो टर्म होता है हमारा प्रोविज़न होता है लॉसेस के लिए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को कैसे रिकवर किया जाएगा, फ्यूचर में फिर लॉस ना हो, इन सब चीज़ों के लिए क्या एक फर्म करती है, क्या उसमें प्लान करती है, क्या उसमें स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कंजर्वेटिज्म के फॉलो में आती है कि सिर्फ और सिर्फ लॉस पर ही फोकस करके उसे कैसे मेंटेन किया जाए। प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, लॉस हो रहा है तो उसे कैसे हम रोक सकें या फिर कैसे उसे हम पॉज कर सकें, कैसे हम उसको आगे हम फ्यूचर में ना होने दें। सो ये हमारा सारा पूरा प्रोसेस होता है कंजर्वेटिज्म में। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा हेडिंग में, जितने भी लास्ट लेक्चर हुए हैं क्लासेस में, जो ऑनलाइन क्लासेस में, तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो फिर अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का ये टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक यू।